नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज खबरदार की शुरुआत महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद पर ब्रेक लगाने को लेकर, क्योंकि इस पर घमासान आज पूरे दिन देखने को मिला। हम आपको बता दें कि मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कहना सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के लिए मुसीबत बन गया है। इन दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार करके कल तक के लिए हिरासत में रखा है। वहीं कल बांद्रा कोर्ट में दोनों की पेशी होनी है। सुबह से ही शिवसैनिक राणा दंपत्ति के घर के बाहर जमकर हंगामा कर रहे थे। शाम होते होते पुलिस ने नवनीत और रवि को गिरफ्तार भी कर लिया। महाराष्ट्र की राजनीति में अब हनुमान चालीसा पर विवाद चालीसा शुरू हो गई है और विवाद चालीसा का जो ये आखिरी अध्याय था उसमें ये गिरफ्तारी देखने को मिली, जिसके बाद सियासत और ज्यादा गर्मा गई। बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना सब इस विवाद में कूद पड़े। लोक कथा है कि हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अकबर की कैद में रहकर की थी। अब उसी चालीसा को मातोश्री के बाहर पढ़ने की बात कहने पर अमरावती की सांसद नवनीत राणा पुलिस की कैद में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पुश्तैनी घर महाराष्ट्र की सबसे ताकतवर जगह माना जाता है। इसीलिए मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कहना नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा पर भारी पड़ा। पुलिस ने सांसद नवनीत और रवि राणा पर धारा 153A यानी धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया है। यहाँ पर खार पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है नवनीत राणा और रवि राणा। 153A सेक्शन आईपीसी के तहत लगाया गया है उन लोगों के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि धार्मिक लोगों की भावना जो है वो जो आप कह सकते हैं कि भड़काने की कोशिश की गई है। कल नवनीत राणा ने कहा था, प्रिवेंटिव नोटिस उनको दिया गया था, उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि वो मातोश्री जाएगी। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ कई बयानबाजी उन्होंने की। उसके बाद शिव सैनिकों ने यहाँ पर आके कंप्लेन दर्ज कराई थी। उस कंप्लेन के बाद एफआईआर रजिस्टर करी गई मुंबई पुलिस की तरफ से। उसके बाद उन दोनों को अपने घर से यहाँ पर लाया गया और अरेस्ट दिखाया गया, क्योंकि ये सेक्शंस नॉन बेलेबल हैं, इसीलिए उन्हें कोर्ट में कल प्रोड्यूस किया जाएगा। तो साफ तौर पर एक राजनीतिक मिशन लेकर के जो वो निकले थे और उसके तहत उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ। उद्धव ठाकरे को लगा है कि अभी उनकी रावण की लंका जलने जा रही है। अरे हिंदुस्तान में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब के पुत्र हनुमान चालीसा बोलने वाले को जेल में डालेंगे? ये उद्धव ठाकरे, इनकी रावण की लंका हम जला के रहेंगे। मैं सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को मिलने जा रहा हूं। देखता हूं ठाकरे सरकार में कितना दम है। सुबह से ही हनुमान पर महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है। विवाद चालीसा का उद्घाटन अगर नवनीत राणा ने किया तो उसका समापन करने की जिम्मेदारी शिवसेना ने अपने सैनिकों को दी। इसके बाद तो हंगामा जोरदार रहा। बजट कर रहे हैं, बजट होने के बाद उनको प्रसाद मिलेगा। रवि राणा को बजट होने के बाद प्रसाद मिलेगा। उनको हम इधर ये करते, इन्वाइट करते हैं कि आ जाओ, हम लोग प्रसाद देने के लिए तैयार हैं। तो आप लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ कर लिया और आप लोग प्रसाद देने जाएंगे? प्रसाद तो छोड़ो, संकट वहाँ पे उनका खासदार की खतरे में था। हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने शुरू किया, हमको मत सिखाओ। ये शिवसैनिक है, रास्ते में भी बैठ जाती है। आप लोग मेकअप पाउडर वाले हो, आप रास्ते में नहीं आ सकते हो। अरे अरे शिवसेना, अरे मुंबई आपल्या साहेबांचे, अरे मुंबई आपल्या साहेबांचे। हालात ये हो गए कि मातोश्री के बाहर जाने की बात सुनकर शिव सैनिकों का गुस्सा पहले 7वें आसमान पर पहुंचा और फिर किसी बम की तरफ हटा। शिव सैनिकों ने राणा दंपति के घर की तरफ जाने वाली सड़कें जाम कर दी, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी, बिल्डिंग के नीचे डेरा जमाकर बैठ गए और ऊपर से धमकी ये कि नवनीत और रवि राणा घर के बाहर कदम रख कर तो दिखाएं। कहा गया था कि हम मातोश्री के बाहर आएंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मातोश्री में घुसेंगे और हनुमान चालीसा का पठन करेंगे। मातोश्री ये हर एक शिव सैनिक के लिए मंदिर समान है। आज उद्धव साहब को हम भगवान समान मानते हैं और अगर कोई हमारे मंदिर पर आक्रमण करने की भाषा करने वाला होगा तो शिव सैनिक का आक्रमक होते ही है। इसीलिए पिछले 2 दिन से आपको शिव सैनिक रास्ते पर दिख रहे हैं।
हालांकि नवनीत राणा और रवि राणा की ओर से मातोश्री के बाहर न जाने का बयान भी आया, लेकिन हंगामा फिर भी शांत नहीं हुआ। शिव सैनिकों के हंगामे के बाद राणा दंपति ने शिव सैनिकों के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया है। जान से मारने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। कल बांद्रा कोर्ट में नवनीत और रवि राणा को पेश किया जाएगा। फिलहाल नवनीत और रवि राणा को पुलिस ने उनके घर में ही हिरासत में रखा है। मुंबई से साहिल जोशी, विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। हम आपको बता दें कि हनुमान चालीसा पर ये जो हंगामा हो रहा है, विवाद हो रहा है, उसका मकसद वो नहीं है जो सिर्फ आपको दिखाई पड़ रहा है। इस पर्दे के पीछे कहानी जो है वो है महाराष्ट्र में एक बार फिर से पांव को मजबूती से जमाने की कोशिश। दरअसल बीजेपी की कभी पक्की साथी रही शिवसेना ने साल 2019 में कट्टर दुश्मनों के साथ गठबंधन कर लिया और फिर उसके बाद सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन तभी से उद्धव ठाकरे बीजेपी के निशाने पर आ जाते हैं। पालघर में साधु संतों की हत्या का मामला हो या फिर अजान का या लाउडस्पीकर का, ऐसे तमाम विवाद को लेकर विपक्ष की कोशिश यही रही है कि ठाकरे के हिंदुत्व वाले वोट बैंक को कमजोर कर दिया जाए। और यह विवाद भी इसी बड़े ऑपरेशन का एक छोटा सा हिस्सा नजर आता है। हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना विरोध क्यों है? हनुमान चालीसा का हमें कोई विरोध नहीं है, पर वो जो ढोंगी हनुमान भक्त हैं उनका विरोध है। और इन्होंने जो गुंडे हमारे घर पे हमला के लिए भेजे, ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? लड़ाई ना तो हनुमान चालीसा की है न राम भक्ति की। ये जंग महाराष्ट्र की सत्ता की है, जिसके करीब आकर भी बीजेपी दूर रह गई और दूर रहकर भी गद्दी पर चढ़ने के लिए उद्धव ठाकरे ने धुर विरोधी विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया। अब बीजेपी हाथ से फिसली सत्ता को दोबारा हथियाने की फिराक में है, तो उद्धव किसी भी जतन से सत्ता बनाए रखने की जद्दोजहद में लगे हैं। सत्ता की इस भीषण जंग में हनुमान चालीसा और राम धुन सिर्फ और सिर्फ हथियार हैं, जिन्हें दोनों पक्ष पूरी ताकत से चला रहे हैं। नवनीत राणा हनुमान चालीसा के हथियार से उद्धव पर हमला बोलने को तैयार थी, तो उद्धव ने भी अपने शिव सैनिकों को इशारा दे दिया कि भक्ति के हथियार का जवाब भक्ति से ही दिया जाना चाहिए। उद्धव सरकार एक के बाद एक ऐसे विवादों में फंसती रही है, जिससे कि उसकी सालों की बनी बनाई छवि पर सवाल उठने लगे। चाहे वो पालघर में साधु संतों की पीट कर हत्या का मामला हो, या अजान और लाउड स्पीकर का विवाद हो, या हनुमान चालीसा पाठ। इन मुद्दों के जरिए बीजेपी उद्धव को हिंदू विरोधी साबित करने पर उतारू है। लेकिन उद्धव अपने कट्टर हिंदुत्व का प्रमाण पत्र अयोध्या जाकर श्री राम के चरणों में ही अर्पित कराते हैं। क्या है हनुमान चालीसा? कौन पठन करेगा? हम पठन करेगा अगर हमको चाहिए तो। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें अधिकार है हिट फॉर टैट करने का। सवाल है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच छिड़े इस सियासी संग्राम में नवनीत राणा कौन सी भूमिका निभा रही है? जवाब यह है कि नवनीत राणा 2019 में अमरावती से निर्दलीय सांसद बनी थी। नवनीत राणा के पति रवि राणा भी निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाते हैं। 2019 के चुनाव के बाद रवि राणा ने बीजेपी के लिए निर्दलियों और छोटे दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश की थी। 2019 में ही राणा दंपति ने अमित शाह से मुलाकात की थी। नवनीत राणा ने महाराष्ट्र का विवादित वसूली कांड लोकसभा में उठाया था। इसके अलावा नवनीत राणा लोकसभा अध्यक्ष से शिवसेना सांसद अरविंद सावंत की शिकायत भी कर चुकी है। शिवसेना को ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि शिवसेना हिंदुत्व को साथ में ले, लेकिन शरद चंद्र जी पवार,
कांग्रेस वाले, इनका जो सूडो सेक्युलरिज्म है और सरकार बचाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उन्होंने जो सूडो सेक्युलरिज्म लिया है, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। इसलिए शिवसेना नवनीत राणा और रवि राणा को हनुमान चालीसा पढ़ने से मातोश्री पे रोक रही है। बीजेपी की ये कोशिश है कि अगर 5 साल से पहले कुछ नहीं हो पाया तो कम से कम अगले चुनाव तक उद्धव की छवि हिंदू विरोधी की बना दी जाए, और नवनीत राणा बीजेपी का काम आसान कर रही हैं। मुंबई से विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। और अब खबरदार में हम आपको राजस्थान के अलवर की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे, जहां पर पहले एक मंदिर पर प्रशासन का बुलडोजर चलता है और अब उसके बाद वहां पर जबरदस्त तरीके से सियासत चल रही है। हम आपको बता दें कि 17 अप्रैल को अलवर जिले के एक राजगढ़ में एक प्राचीन शिव मंदिर को अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया जाता है। नगर पालिका के मुताबिक मंदिर का कुछ हिस्सा जो था वो नाले पर बना हुआ था और इसीलिए मंदिर के हिस्से को तोड़ दिया गया। लेकिन शुक्रवार को आज तक पर मंदिर को गिराए जाने का पहला वीडियो जब दिखाया गया तो राजस्थान में सियासी तोड़फोड़ शुरू हो गई। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तू मैमे होने लगी और टूटा हुआ मंदिर सियासी अखाड़ा बन गया। लेकिन इन सब के बीच में नगर निगम की कार्रवाई में सिर्फ मंदिर नहीं टूटा, बल्कि मंदिर वाली सड़क पर कई मकान भी बुलडोजर ने गिरा दिए। इनके सुध ना तो प्रशासन ले रहा है और ना ही सियासत। आज तक ने अलवर से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जिसमें मंदिर के सामने चल रहे सियासत के ड्रामे हैं और अपने टूटे हुए घरों के बाहर खड़े लोगों की आप बीती और उनका दुख दर्द भी। सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखिए ये गया मंदिर पूरा। राजस्थान के अलवर जिले का राजगढ़ कस्बा, जहां एक प्राचीन शिव मंदिर पर सरकारी बुलडोजर चल गया और 300 साल पुराना मंदिर चंद मिनटों में अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया। अब इस टूटे हुए प्राचीन मंदिर के आगे धर्म और आस्था से सराबोर विरोध के सुर गूंज रहे हैं। कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई मंजीरे बजा रहा है। बीच बीच में लाउड स्पीकर पर राजनीतिक चौपाइयों का भी पाठ किया जा रहा है। इन्होंने भोलेनाथ का मंदिर तोड़ा है ना, तो जरा भोलेनाथ के बारे में मैं आपको बता दूं, भोलेनाथ का रूप कैसा था। भोलेनाथ का रूप ऐसा था कि तन पे भस्म रमाई, गले में सर्पों की माला। तू गलत काम करेगा ना तो तुझे उसी समय डस लिया जाएगा, वो सच्चे दरबार की। और ये भस्म रमी इसलिए दबाएगी, तू ये ध्यान रख, कोई भी गलत काम करेगा ये भस्म इसलिए रमाई कि ये शरीर मिट्टी की डोरी है, कोई पद काम नहीं आएगा, वहां नहीं पूछ जाएगा तू कौन से पद पे था। वो सच्चे दरबार की गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। अलवर में अपनी सरकारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए प्रशासन ने मंदिर पर बुलडोजर तो चलवा दिया, लेकिन अब वहां भक्ति से भरपूर प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें सियासत का शक्ति प्रदर्शन भी खूब चल रहा है। टूटे हुए मंदिर के दर्शनार्थ दूर दूर से नेताओं और मंत्रियों का आना जाना लगा हुआ है। अलवर के राजगढ़ में इस समय मैं मौजूद हूं। मेरे साथ यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है उसका आपको मैं एक तरह से ग्राउंड रिपोर्ट बताना चाहूंगा। यहाँ पर कल से ही बवाल मचा हुआ है, जिस तरह से मंदिर को ध्वस्त किया गया। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन एक बार दिखाएं आपको कि किस तरह से मंदिर के अंदर इस समय भारी जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के जो सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और बाहर का क्या नजारा है वो भी आप देख सकते हैं। किस तरह से राम धुनी जो है वो यहाँ पर चल रही है, जो राम भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का जो नाम है वो लिया जा रहा है। तो इस प्रकार का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। राजनीति और धर्म के चश्मे को उतारकर अगर देखेंगे तो आपको टूटे हुए मंदिर के अलावा भी बहुत कुछ टूटा हुआ दिखाई देगा। तिनका तिनका जोड़कर और खून पसीने की कमाई से बनाए गए वो घर जो उसमें रहने वाले लोगों के लिए मंदिर से कम नहीं थे। जिस तरह से यहाँ पर जो इमारतें हैं उनको तोड़ा गया, जो डेमोलिशन ड्राइव चली, प्रशासन का ये या जो यहाँ पे लोकल अथॉरिटी उनका मानना है कि अतिक्रमण किया गया था, इसकी वजह से तोड़ा गया है ताकि सड़क को चौड़ा किया जाए। तो उसमें आपको क्या कोई दिक्कत है?
सर ये पहले से ही काफी सड़क चौड़ी है, जैसे कि आप देख रहे हैं सड़क पहले से ही काफी चौड़ी है, लेकिन ये बदला की भावना से किया हुआ सारा काम है और कुछ भी नहीं है सर। केवल यहाँ के लोकल जो मिनिस्टर हैं उनकी बदले की भावना से ये किया हुआ सारा काम है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना चौड़ा रोड है ये, और मकान दुकान किसी को नहीं छोड़ा, मंदिर तक की भी स्थिति ये कर दिया सर इन्होंने कि मंदिरों में जितनी भी मूर्तियां हैं उनको भी इन्होंने मतलब बहुत ही बदहाली से इनका ये हाल कर दिया है। मंदिर के पास ही एक घर ये भी है जिसे सरकारी बुलडोजर ने खंडहर बना दिया। सरकारी बुलडोजर ने आशियाने तो तोड़े ही, इन घरों में रहने वाले लोगों की उम्मीदें और हसरतों पर भी बुलडोजर चला दिया। अलवर के राजगढ़ में जो डेमोलिशन ड्राइव 17 तारीख को हुई, उसके बाद कई ऐसे परिवार हैं जो कि अब अधर की स्थिति में है। इनका कहना है कि जो इनके आशियाने हैं वो टूट चुके हैं, इनके पास रहने की कोई ढंग की जगह नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, और उसकी वजह से इनका कहना है कि इनका जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको कह रहे हैं कि हमारे पास अब हम अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे। एक परिवार हमारे साथ में है। आपका क्या नाम है? शानू खंडेलवाल। शानू जी बताएं कि क्या आपका कहना था? आप कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, उसके बावजूद डेमोलिशन हुई? उसके बावजूद भी इन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की है। बोले ये डॉक्यूमेंट्स तो बेकार है, हम कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देखेंगे तुम्हारे। कौन सा घर है आपका इसमें? ये वाला। क्या अतिक्रमण की जो बात कही जा रही थी, आप लोगों ने क्या अतिक्रमण किया हुआ था? नहीं भैया, पूरा हमारे तो जहाँ तक है वहाँ तक की रजिस्ट्री है, पूरी रजिस्ट्री पट्टी तक की है हमारी, ये नहीं है। और उसके बावजूद भी इन्होंने और आगे दूसरे दिन तोड़ा है 5.5 फुट। अलवर के राजगढ़ में एक सड़क पर सिर्फ प्राचीन मंदिर नहीं टूटा, यहाँ पीढ़ियों से रहते आ रहे परिवारों के दिल टूटे हैं, उनकी हिम्मत टूटी है। इस नए नवेले शादीशुदा जोड़े को समझ में नहीं आ रहा कि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत वो कहां से करें, क्योंकि घर तो प्रशासन ने तोड़ दिया। अलवर के राजगढ़ में जो डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई, उसकी वजह से लोगों को कितनी दिक्कतें आई हैं वो बताना चाहेंगे। आप देख सकते हैं सामने का जो घर है, ये एक शादी का घर है। यहाँ पर शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, और जिस तरह से दूल्हा और दुल्हन, उनको शादी की रस्में निभानी थी, घर टूटने के बाद यहाँ पर परिवार के ऊपर मानो आपदा टूट पड़ी है। लड़की हैं जो दुल्हन है वो हमारे साथ में है, मीनल नाम है इनका। मीनल, क्या कुछ आपने सपने सजोए हुए थे, और जो डेमोलिशन हुई उसके बाद किस तरह से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मुझे ये था कि मैं नए घर में जाऊंगी, वहाँ सब अच्छा होगा, लेकिन जब मैं खुद यहाँ पर आई तो सब कुछ टूटा फूटा मिला मुझे। कुछ भी मतलब एक होता है कि शादी का घर सजा सजाया होता है, यहाँ पर तो उल्टा टूटा फिटा मिला प्रशासन की वजह से। आप जब यहाँ पर आए तो आपको पता लगा होगा कि मंदिर भी तोड़ दिए गए। यहाँ पर शुभम भी हमारे साथ में है। शुभम दूल्हा है। शुभम, आप यहीं पर रहने वाले हैं राजगढ़ के, और ये बताएं कि जब यहाँ पर आपको पता लगा कि इस तरह से डेमोलिशन ड्राइव हो रही है, आपकी शादी के जो प्लान्स थे, जो आपके सपने थे, उनको किस तरह से प्रभावित? सर बहुत ठेस लगी है उसके लिए, क्योंकि आप ये देख सकते हैं घर ही टूट गया हमारा। आप ये समझिए कि तो दुल्हन को किस घर में लाएं? वैसे ही डिफिकल्ट होता है। दूसरी बात सर, कोई सामग्री हमें नहीं मिल पा रही है। अगर हमें कोई व्यवस्था भी करनी हो मेहमानों के रिश्तेदारों को, तो ना लाइट है ना पानी है, तो हम कुछ। ये बताएं, प्रशासन की तरफ से पहले कोई नोटिस, चेतावनी दी गई थी कि इस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ होगी? सर प्रशासन से हम जिस दिन उन्होंने तोड़ने का बोला उससे एक दिन पहले हमें बताया गया। हमने रिक्वेस्ट की उनसे कि आप अपने प्लान्स थोड़े डिले कर दो, या फिर हमें व्यवस्था करवाई जाए, क्योंकि हमारे घर में शादी है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पर हमें प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। सियासी चश्मे से देखने पर सिर्फ मंदिर में हुई तोड़फोड़ दिखाई देती है, लेकिन अगर आंखें खोलेंगे तो ये ढहे हुए घर दिखेंगे, जिसके आगे से गुजरते नेताओं के काफिले सीधे मंदिर पर जाकर रुक जाते हैं। देवंकुर, अलवर, आज तक। हम आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कल पहली बार प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। वो सांबा पहुंचेंगे। आज तक भी वहां पहुंचा है। हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा से बातचीत की। हम आपको बातचीत सुनवाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री कल पंचायती राज दिवस में हिस्सा लेंगे, और उससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है पल्ली गांव में, और यहां पर तैयारियां जोरों पर हैं। खुद इस वक्त हमारे साथ ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी मौजूद हैं, और हमारे साथ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी मौजूद हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। इस समय रात में वो आए हुए हैं, और इन लोगों से हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, तैयारियां अंतिम रूप दी जा रही हैं, क्या कार्यक्रम होने वाला है जिसके बारे में आप बताएंगे? 24 अप्रैल को देश भर में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर
आभारी है माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गिरिराज सिंह जी का, जिन लोगों ने जम्मू को चुना है पंचायती राज दिवस के लिए। तो मुख्यतः कार्यक्रम वो है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मंत्री जी आए हैं, आज हम लोग विजिट करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और अगर शब्द मैं सही इस्तेमाल करूं तो नव भूतो नव भविष्यति होगा। इस तरह का प्रोग्राम है, कितने लाख लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे वो कल आप देखेंगी। मुझे लगता है कि अपार जनसमूह मोदी जी को सुनने आ रहा है। एक और सवाल है, चूंकि इस कार्यक्रम के जरिए हाल ही में हमने देखा है किस तरह से सरपंचों की हत्या का मामला सामने आ रहा था, आतंकवादी बौखलाए हुए हैं, तो उसके मद्देनजर भी क्या प्रधानमंत्री का एक बड़ा संदेश होगा तमाम सरपंचों के नाम यहाँ से? देखिए, पूरे देश के सरपंचों को माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। यहाँ की पंचायत भी प्रस्ताव पारित करेगी। 9 जो सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट है, हर पंचायत को निर्देश है कि उसमें से 3 पर हर पंचायत को काम करना है। मुझे लगता है कि ये बड़ा काम है। ये छोटी मोटी घटनाएं कुछ लोग कोशिश करते हैं देश का ध्यान हटाने के लिए या बांटने के लिए। मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरी तरह से अपर हैंड है और आप रोज अखबारों में पढ़ रही हैं, कल भी काम हुआ, आज भी कुछ हो गया है, कुछ अभी घंटे भर में हो जाएगा। सॉफ्ट टारगेट ये लोग सेलेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि देश में गलत संदेश जाए। मैं समझता हूं कि पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है प्रशासन के और सिक्योरिटी फोर्सेस में तालमेल बहुत अच्छा है। और एक ही बात उसकी गवाही देता है कि पिछले 6 महीने में 80 लाख लोग देश भर से जम्मू कश्मीर आए हैं टूरिस्ट के नाते। तो मैं समझता हूं कि शायद 15-20 साल में ऐसा कभी हुआ नहीं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं यहाँ पर, चूंकि अभी इस तरह का मामला पुलवामा 2 दोहराने की साजिश रची गई थी, तो पूरी तरह से चाक चौबंद है पूरा मामला। नहीं, देश बदल गया है, जम्मू कश्मीर भी पूरी तरह बदल गया है। निवेशकों को लेकर भी बड़ा कार्यक्रम कल होने वाला है। देश और विदेश से भारी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं निवेशक, तो उनको लेकर क्या कार्यक्रम होना है? देखिए, अगर आप देखेंगी तो आजादी के बाद 6 महीने पहले तक मोटे तौर पर 15,000 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट आया था प्राइवेट सेक्टर में। कल माननीय प्रधानमंत्री जी 38,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग करने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 6 महीने में ये निवेश हमारा 70,000 करोड़ क्रॉस करेगा और यहाँ के 5-6 लाख युवाओं को हम रोजगार देने में समर्थ होंगे। और उसी की उम्मीद भी की जा रही है कि जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है। गिरिराज सिंह जी, आपसे मैं तो एलजी मनोज सिन्हा और गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 59वां दिन है और रूस की सेना ने यूक्रेन में तबाही मचाने का सिलसिला जो है वो 59वें दिन भी जारी रखा। लेकिन अब यूक्रेन पर रूसी हमले रुकने की उम्मीद बन रही है, क्योंकि खबर आ रही है कि जल्द ही पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है और इसके बाद पुतिन यूक्रेन पर हमले रोकने का ऐलान कर सकते हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने, जिसका हमने रियलिटी चेक भी किया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए, समझिए। साठ दिन होने को आए, लेकिन यूक्रेन और रूस का युद्ध लगातार जारी है। इस बीच ऐसे कई मौके आए जब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को आमने सामने बैठकर बात करने का ऑफर दिया। मैं रूस के राष्ट्रपति को फिर से संबोधित करना चाहूंगा। यूक्रेन में अभी लड़ाई जारी है, आइए बात करते हैं ताकि लोगों को मरने से रोका जा सके। जेलेंस्की के ऑफर को पुतिन ने हर बार ठुकरा दिया, लेकिन अब उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि पुतिन अब जेलेंस्की से मिलने को तैयार हो गए हैं। यह दावा किया है तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने, जिन्होंने कहा है कि हम और हमारे दोस्त पुतिन और जेलेंस्की से 1-2 दिन में फोन पर बातचीत करने की योजना बना रहे हैं। इस फोन कॉल के जरिए हम इस्तांबुल में दोनों लीडर्स की मुलाकात करवाने पर जोर देंगे। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जल्द मिलकर समस्या को सुलझाएंगे।
अब पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात होगी या नहीं होगी तो कब होगी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन जब भी होगी इस्तांबुल में ही होगी, क्योंकि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच वैसे तो कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन 29 मार्च को इस्तांबुल में हुई मुलाकात के बाद बात बनती दिखी थी। Кто нам детей вернет? Кто? यूक्रेन ने रूस से कहा था कि अगर सुरक्षा गारंटी मिलती है तो यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। यूक्रेन इस बात के लिए भी राजी हो गया था कि क्रीमिया के मसले को भी आपसी बातचीत से सुलझाया जाएगा, लेकिन यूक्रेन ने यह शर्त भी रखी थी कि रूस उनके यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का विरोध नहीं करेगा। हालांकि उस वक्त रूस ने ना तो यूक्रेन के प्रस्तावों पर कोई जवाब दिया था और ना ही यूक्रेन पर हमलों में कोई नरमी दिखाई, लेकिन अब माहौल बदल रहा है। टर्की के राष्ट्रपति का दावा है कि युद्ध कुछ दिनों में रुक सकता है और पुतिन जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। 29 मार्च को दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने टर्की में मुलाकात की थी। क्या उसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं? तो क्या वाकई पुतिन के तेवर अब नरम पड़ने लगे हैं और रूस जल्द ही यूक्रेन में हमलों को विराम दे सकता है? इसके चांस अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस भी दोनों देशों के बीच सुलह करवाने के लिए रूस और यूक्रेन जा रहे हैं। गुटरेस मंगलवार को रूस जाएंगे, जहां मॉस्को में वो पुतिन से मिलेंगे। इसके बाद गुरुवार को यूक्रेन पहुंचेंगे, जहां वो कीव के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। गुटरेस ने इसी हफ्ते रूस और यूक्रेन को लेटर लिखा था। उन्होंने युद्ध को जल्द से जल्द रोकने की अपील की थी। कल शाम को रूस और यूक्रेन के स्थायी प्रतिनिधियों को अलग अलग लेटर दिए गए। इन लेटर्स में राष्ट्रपति पुतिन को मॉस्को में यूएन चीफ को रिसीव करने और राष्ट्रपति जेलेंस्की को कीव में रिसीव करने की रिक्वेस्ट दी गई। यूएन चीफ ने कहा है कि वो यूक्रेन में शांति कायम करने के लिए जरूरी कदमों के बारे में बात करना चाहते हैं। यूक्रेन पर पुतिन के तेवरों में नरमी के संकेत इस बात से भी मिल रहे हैं कि एक के बाद एक नेटो और यूरोपीय देशों के नेता कीव का दौरा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संकेत दिए हैं कि कीव में फिर से अमेरिकी दूतावास खोलने पर विचार किया जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी कीव में बंद किए गए दूतावास को दोबारा खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने भी कीव में अपना दफ्तर दोबारा से खोल दिया है, जो युद्ध की वजह से बंद कर दिया गया था। ये सारे इशारे रूस यूक्रेन युद्ध के जल्द खत्म होने की तरफ संकेत दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि पुतिन कब क्या फैसला लेंगे ये कहना मुश्किल है, और पुतिन किस हद तक जा सकते हैं ये यूक्रेन ने भुगता है। कीव में अमेरिका एम्बेसी खोलने वाला है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन भी ये ऐलान कर चुके हैं। यूएन ने भी कीव में दफ्तर खोल दिया है और अब गुटेरस रूस और यूक्रेन जाकर पुतिन और जेलेंस्की से मिलने वाले हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, बड़ी बात यह है कि यूक्रेन की हालत अब यह हो गई है कि अगर युद्ध यहां खत्म भी हो जाता है तो उसे दोबारा से उठ खड़े होने में, आगे बढ़ने में कम से कम 2 दशक का वक्त लग जाएगा। उसकी बर्बादी के जख्मों में इतने दर्द हैं कि उसको ठीक होने में कई साल लग जाएंगे। मारियोपोल, खार्किव, बूचा, मिकोलीव और न जाने कितने ऐसे शहर हैं जहां पर रूस के हवाई हमलों ने भयंकर तबाही मचाई है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दुनिया से अभी भी हथियार मांग रहे हैं, जीत हासिल करने तक जंग जारी रखने का दम भर रहे हैं। यूक्रेन का फिर से दावा है कि रूस के कई सैनिक उससे गोलियों का शिकार हुए हैं और रूस को युद्ध में भारी नुकसान पहुंचा है। दावा तो यह भी है कि युद्ध में अब तक रूस के 21,600 सैनिक मारे जा चुके हैं। 177 फाइटर जेट पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। 154 हेलीकॉप्टर को यूक्रेनी सैनिकों ने तबाह कर दिया। दावा यहां तक कि युद्ध में अब तक 854 रूसी टैंक पूरी तरह से बर्बाद हो गए। करीब 2205 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई। यूक्रेन का यह भी दावा है कि उसकी सेना ने 143 रूसी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तबाह कर दिया। करीब 182 ड्रोन और 69 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर भी तबाह कर दिए गए। इधर मारियोपोल पर रूस ने पूरे दावे के साथ अपने कब्जे की घोषणा कर दी है। रूसी सैनिकों ने पूरे शहर में अपनी मौजूदगी दिखाई। आज हम आपको मारियोपोल शहर की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो युद्ध की सबसे भयानक तस्वीरों में मानी जा रही है।
युद्ध अब चाहे कितने भी दिन चले, मारियुपोल शहर के लिए युद्ध खत्म हो चुका है। क्योंकि यहां अब पाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। यूक्रेन के मारियुपोल की कहानी खत्म हो चुकी है। अब यहां सन्नाटे और बर्बादी के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। इस शहर में रात का अंधेरा दहशत की दास्तां कहता है और दिन का उजाला उदासी की कहानियां सुनाता है। ये शहर अब शहर नहीं लगता, ये कोई वीरान और उजाड़ बस्ती मालूम पड़ती है। मारियुपोल की बर्बादी में रूस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज हम आपको मारियुपोल की बर्बादी की सबसे दर्दनाक तस्वीरें दिखाएंगे। ये इस शहर का एक शॉपिंग मॉल हुआ करता था। यहां कभी शानदार इमारतें और आलीशान घर हुआ करते थे। ये वो सड़क है जो लोगों से गुलजार हुआ करती थी। अब हालात देखिए। मारियुपोल की इन सड़कों और गली नुक्कड़ों में अब ये तस्वीरें आम हैं। यहां अब युद्ध की निशानियां और विनाश के हथियार दिखाई देते हैं। समंदर के किनारे बसा ये शहर अब बर्बाद हो चुका है। कभी यहां सैलानी आया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब ये शहर डरावना लगता है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि मारियुपोल शहर 95% तक बर्बाद हो चुका है। रूस ने तो दावा कर ही दिया था कि यह शहर उसके कब्जे में है। युद्ध अगर खत्म हो भी गया, रूस ने अगर मारियुपोल शहर वापस दे भी दिया, तो अब मिट्टी हो चुके शहर की धूल के अलावा यूक्रेन को कुछ नहीं मिलेगा। मारियुपोल में तबाही का बवंडर नहीं आया, मौत का तांडव भी हुआ। शहर की सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि यह शहर क्या से क्या हो गया। ये पहली सैटेलाइट तस्वीर देखिए। जिस जगह की तस्वीर है वो इलाका एक रिहायशी इलाका था। पहले आप हरियाली और खूबसूरती देखिए, फिर इसकी बर्बादी भी। ये आज का सच है। ये मारियुपोल की एक और सैटेलाइट तस्वीर है। ये एक पॉश इलाका है। सड़क के एक तरफ शानदार मार्केट और दूसरी तरफ आलीशान घर। पहले की तस्वीर खुशहाली की है और दूसरी तस्वीर बदहाली की। जो शहर यूक्रेन के झंडे तले उभर रहा था, अब वो रूसी सैनिकों के बूटों तले कुचला जा रहा है। रूसी सैनिकों का पूरे शहर पर कब्जा है। अब यहाँ सिर झुकाने वाले ही बचे हैं। सिर उठाने वाले या तो शहर छोड़ चुके हैं या मारे जा चुके हैं। और यकीन मानिए, मरने वालों की तादाद इतनी है कि गिनते गिनते सुबह से शाम हो जाएगी। मारियुपोल की नई खबरें देखिए। आरोप है कि जिस तरह से बूचा में रूसी सैनिकों ने नरसंहार किया, सामूहिक कब्रें खोदकर लोगों को दफना दिया था, ठीक उसी तरह से मारियुपोल के पश्चिमी इलाके मानरूश में ये कब्र बनाई गई है। आरोप ये है कि इस जगह पर 9000 शवों को ट्रकों में लाकर दफनाया जा चुका है। मारियुपोल के पास बसे गांव की सैटेलाइट इमेज ने लोगों को डरा दिया। 985 फीट लंबी इस सामूहिक कब्र में न जाने कितने ही लोगों को दफनाया गया है। फिलहाल इस इलाके पर रूस का कब्जा है, तो ये पता लगाना मुश्किल है कि यहाँ कितने लोग दफन हैं। कहा जा रहा है कि कब्र 23 मार्च से 29 मार्च के बीच बनाई गई है। मारियुपोल के अज़ोवेस्टल प्लांट पर अब भी जंग जारी है। इसे रूस की सेना ने घेर दिया है, क्योंकि इस प्लांट में यूक्रेनी सैनिक छुपे हुए हैं। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि प्लांट के अंदर सैकड़ों आम नागरिक शेल्टर लिए हुए हैं। Thank you for this question. इसके लिए शुक्रिया।
अभी भी मारियोपोल के अज़ोवस्टल एंटरप्राइजेस के क्षेत्र में हजारों यूक्रेनी सैनिक हैं, जो काफी हैं, और ये मारियोपोल शहर का लगभग 25% हिस्सा कवर करता है। वो आज भी वहीं हैं। उनके साथ कई नागरिक, महिलाएं और बच्चे भी हैं और वो उनकी रक्षा कर रहे हैं। वो अभी भी रूसी कब्जेदारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो रूसी सेना से घिरे हुए हैं, लेकिन वो अभी भी वहीं हैं। Many civilians, women and children. प्लांट के आसपास के सभी रास्तों पर रूसी सैनिक मौजूद हैं। ना कोई बाहर आ पा रहा है, ना ही किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है। З метою розмінування मारियोपोल में दुश्मन ने अज़ोवस्टल संयंत्र के क्षेत्र में हमारी इकाइयों को अवरुद्ध करना जारी रखा हुआ है और लंबी दूरी के विमानों के साथ शहर पर हवाई हमले कर रहा है। за минулу добу पुतिन का सीधा निर्देश है कि हर हाल में मारियोपोल चाहिए। अब इसके लिए चाहे कोई भी कीमत क्यों न हो। रूस के सैनिक प्लांट में फंसे यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर पर खड़े हुए हैं। पूरी दुनिया प्लांट में फंसे आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की अपील कर रही है, लेकिन रूस इस पर राजी नहीं। यूक्रेन के वॉर जोन से राजेश पवार, मौसमी सिंह और गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। अब बात करते हैं खार्किव की, जो खंडहार हो चुका है। हर तरफ तबाही का मंजर है। बमबारी से ये इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं। हर तरफ मलबा फैला हुआ है। कब रूस की ओर से मिसाइलें बरसने लगें, किसी को कुछ पता नहीं। यूक्रेनी सेना हालांकि डटी हुई है। हम आपको ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ज्यादा आर्टिलरी फायर आया है जैसे ही हम बात कर रहे थे, और सबने कवर लिया था। बहुत तेज बमबारी की आवाज आई थी। यहां से सिर्फ करीब 1 किलोमीटर दूर लड़ाई चल रही है। हम खार्किव के आसपास हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बहुत ही तेज धमाका हुआ है। बहुत ज्यादा आर्टिलरी फायर आया है रशियन तरफ से, और हमें यही बताया गया है कि जिस तरह से ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, वैसे ही और रेजिडेंशियल एरियाज पे शायद जो है निशाना बनाया गया है। हालात बहुत ज्यादा संवेदनशील लग रहे हैं और इसीलिए अब हमें कहा गया है कि अब हम यहां से निकलें। हम यहां करीब आधे घंटे 45 मिनट से थे, लेकिन अब यूक्रेनी फोर्सेस ने हमें साफ साफ कह दिया गया है कि हमें यहां से निकलना होगा, क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जिस तरह से बार बार कंटिन्यूअस बमबारी हो रही है, आर्टिलरी शेलिंग हो रही है। ये गाड़ी नजर आ रही है और इस तरह का मंजर इस पूरे रेजिडेंशियल एरिया में देखने को मिल रहा है। ललित, अगर ऊपर थोड़ा पैन करेंगे तो दिखेगा कि घरों की ऊपर क्या हालत हुई है। खास करके जो ऊपर के फ्लोर होते हैं उनमें बहुत ही बुरा हाल होता है जब शेलिंग होती है। रूस की तरफ से लगातार आर्टिलरी फायर हो रहा है। हालात बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। ज्यादातर लड़ाई अब पूर्वी छोर में ही हो रही है, ईस्टर्न यूक्रेन में, और खार्किव के आसपास लगातार कुछ दिनों से इस तरह की बमबारी चल रही है। और अधिकारियों का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि ये बहुत लंबे समय तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। और कुछ जो लोग बच गए हैं, अभी भी नहीं निकल पाए हैं, उनकी भी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द यहां से निकला जाए। हमें भी कहा गया है कि हम यहां ज्यादा समय नहीं बिता सकते जिस तरह की बमबारी पीछे हो रही है। और भी ऐसी जगहों पे हम जाएंगे, रिपोर्ट्स लाते रहेंगे। कैमरा पर्सन ललित जोशी के साथ खार्किव से अभिषेक भल्ला, आज तक। और इसी के साथ आज की खबरदार में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की हर खबर से खबरदार रहने के लिए आप लगातार देखते रहिए आज तक।